चलिए आज हिस्ट्री का सेकंड वीडियो का थ्योरी पढ़ना चालू करते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का पहला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो गया है। तो चलिए देखते हैं आज सेकंड वीडियो का प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत, जो प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री का थ्योरी देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसके बाद इसका हम MCQs भी देख लिया करेंगे, अगले वीडियो में देख लेंगे। MCQs टोटल MCQs प्रीवियस ईयर और लूसेंट का मिला के जितना भी बनता है सबको सॉल्यूशन कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण भारत में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जिस महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा जहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। ठीक है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत का संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से भारत को संबोधित किया है। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, समझिए। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत के देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत का संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया भारत को। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए भारत को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। तो चलिए सबसे पहले हम प्राचीन भारत को देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कहाँ से मिलता है? प्राचीन भारत की जानकारी मुख्यतः धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशियों का ग्रंथ एवं विवरण और पुरातात्विक संबंधी साक्ष्यों से भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी मिलता है। धर्म ग्रंथ में एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस तरह है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन को माना जाता है। वेद वसुधैव, यहाँ क्या होगा, वसीवार्ध लिख दिया है, लेकिन वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषीय मानती है। भारतीय परंपरा जो है वेद को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या बोला जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। मतलब ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में ऋचा दिया गया है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें टोटल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है एवं
462 ऋचाएँ हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सेम का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को इसके 8वें मंडल जो है इसके हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद चतुर्थ वर्ण समाज की जो कल्पना आदि का स्रोत है, चतुर्थ वर्ण समाज आदि का कल्पना आदि का जो स्रोत है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्णित है, जिसके अनुसार चार वर्ण एवं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। इसमें जो वेद में जो चतुर्थ वर्ण समाज का जो कल्पना किया हुआ है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है, जिसके अनुसार 4 वर्ण क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः 4 मुख्य भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देख लेते हैं। नोट, यहाँ पे एक नोट है जो ऋग्वेद में जो 4 वर्ण का जो उल्लेख है 10वें मंडल में, यहाँ पर ये बताया गया है कि धर्मसूत्र जो है, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों एवं व्यवसायों के कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। उसके बाद है 52 अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत जो है ऋग्वेद से ही मिलता है। 52 अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से ही मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इसके बाद अब ऋग्वेद को देख लिए जो भी था, अब यजुर्वेद को देखते हैं। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद के जो पाठ करते हैं इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अधर्वयु। और जो ऋग्वेद की ऋचाओं का अध्ययन करते हैं या ऋचाओं का जो पाठ करते हैं, ऋचाओं के पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। होत्री। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। चलिए अब सामवेद को देख लेते हैं। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है।
सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। पहले भी हम बता चुके हैं कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहते हैं और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं और सामवेद के पाठकर्ता को उद्रार्थ कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का सामवेद जो है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद भारतीय संगीत का जो है जनक कहलाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है। इसको याद रखना आप लोग को नोट में कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन ऋग्वेद में ऋग्वेदिक काल के समय का ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। आपका 3 वेद हो गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब चलिए देख लेते हैं अथर्ववेद को। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्र से भी प्राचीन है। माने कि जो अथर्ववेद में कुछ मंत्र 731 मंत्र तथा 6000 पद हैं, लेकिन इसके कुछ मंत्र जो हैं ऋग्वैदिक मंत्र से भी प्राचीन है। अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इस पॉइंट को याद रखना है कि अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें जो सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इस वेद का महत्व इसलिए भी है कि इसमें जो सामान्य जन या मनुष्य है उसके विचारों तथा अंधविश्वासों का भी विवरण अथर्ववेद में मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद के प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्ग का गहन, रोग निवारण, संवैन, विवाह तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वन, शक्तियों एवं औषधियों, सांप, आशीर्वाद, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्मा आदि का विवरण दिया गया। कुछ मंत्रों में तो जादू टोना का भी वर्णन है। अथर्ववेद के कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरुओं की देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। इसको याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। लेकिन यजुर्वेद में जो कुछ मंत्र है वो ऋग्वेद से भी प्राचीन मंत्र है। ऋग्वेद के ऋचाओं के पाठकर्ता को होत्री कहते हैं और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं और अथर्ववेद के पाठकर्ता को उद्रार्थ कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसके बाद वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है। यह है वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई, जिसमें कि 6 गो है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। इन 6 वेदांगों को पढ़कर वेद को समझा जा सकता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है
पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनके संख्या 18 हैं, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता जो हैं, पुराणों के जो रचयिता हैं लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 पुराणों में ही राजाओं के बारे में जो है उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में, वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट, एक फिर नोट है, मत्स्य पुराण में पुराणों में मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। मत्स्य पुराण सब पुराणों में 18 पुराणों में से सबसे पुराना और प्राचीन पुराण और प्रमाणिक पुराण जो है मत्स्य पुराण है। अधिकतर पुराण सरल सांस्कृतिक श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण किस में लिखे गए हैं? सरल सांस्कृतिक श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ जो है पुजारी मंदिर में क्या करते थे? स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होता है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को भी पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया था। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति जो है स्त्री को भी पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है, लेकिन मैत्रेयी संहिता में स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। इसको याद रखने वाला बात है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ मनुस्मृति को माना जाता है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है, नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। जातक में बुध की पूर्वजन्म की कहानी वर्णित है। जातक में बुध की पूर्वजन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथानकों से वर्णित है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है। जो विदेशों से आता है उसी को आगम बोला जाता है। जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है कल्पसूत्र ग्रंथ, जैन धर्म का ग्रंथ कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर, जैन ग्रंथ का जो भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्य तथा अन्य समकालिक के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य
अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य या तीसरा नाम विष्णुगुप्त भी इसको बोल सकते हैं। यह 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र के लेखक जो चाणक्य हैं, कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी जिसको बोलते हैं, उसके ग्रंथ अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी भी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। संस्कृत साहित्य जो है उसका ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमवार लिखने का प्रयास जो किए थे सर्वप्रथम सबसे पहले कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक रजत रंगिनी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। कल्हण का जो रचित पुस्तक कल्हण के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक रजत रंगिनी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों को सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। चचनामा का जो लेखक है अली अहमद है। चचनामा में जो लिखा गया अरबों द्वारा सिंध विजय का वृत्तांत लिखा गया है। अगला टॉपिक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की जो गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ज्योतिष ग्रंथ जो गार्गी संहिता का जो ज्योतिष ग्रंथ है उसमें वो ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी उसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य जो हैं इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। मध्य भारत में भगवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ शतम लेख से प्राप्त होता है। मध्य भारत में जो भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिल रहा है, मध्य भारत में जो भागवत धर्म विकसित हो रहा था उसका प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ शतम, याद रखिएगा, गरुड़ शतम लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किसमें हुआ था, किस अभिलेख में? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुफा अभिलेख में हुआ था या मिला था। जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिला था। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौर अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल के उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में जो संकट काल में उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ को सुरक्षित बचा के रखने का भी उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला आक्रमण की जानकारी भीतरी शतम लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम जो भारत पर हुन का आक्रमण हुआ था, उस हुन आक्रमण जो हुआ था उसका उल्लेख भीतरी शतम लेख से प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से हुआ है, जो शासक भानुगुप्त के समय का था। सती प्रथा का पहला लिखा गया साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, जो शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। शासक भानुगुप्त के समय से प्राप्त होता है। सातवाहन
राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। उनका इतिहास पहले से कुछ नहीं था, लेकिन जो उनका अभिलेख मिला है सातवाहन राजाओं का, उनका पूरा इतिहास जो है अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। रेशम बुनकर की जानकारियाँ, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नाव पाषाण पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास माने गड्ढा का घर, गर्तावास का मतलब गड्ढा का घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा का घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। चलिए फिर अगला टॉपिक देखते हैं। प्राचीनतम सिक्कों के आहत को सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में आहत सिक्के को या आहत सिक्के को ही या प्राचीनतम सिक्के को साहित्य में करसारपन कहा गया है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, आहत सिक्के को ही साहित्य में करसारपन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने। समुद्रगुप्त की बिना बजाती हुई मुद्रा वाली सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। जो समुद्रगुप्त है उसका संगीत प्रेमी होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? उसके सिक्कों पर माने मुद्रा पर बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अरिकमेडु जो है पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अरिकमेडु कहाँ है? पुडुचेरी के निकट है। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट है, इससे रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। फिर आगे देखते हैं। नोट है, इस नोट में है सबसे पहले भारत का संबंध कहाँ से था? सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा, जिसे सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है। पहले इसको बर्मा और उससे भी पहले का नाम सुवर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार बोला जाता है। और भारत का संबंध मलाया स्वर्णद्वीप, मलाया जो स्वर्णद्वीप नाम से भी जाना जाता है, और कंबोडिया जिसको कंबोज के भी नाम से जाने जाते हैं, और जावा यह द्वीप से भी स्थापित हुए हैं। भारत का संबंध बर्मा से, मलाया से, कंबोडिया से और जावा से है। उत्तर भारत की कला शैली नागर शैली एवं उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली कैसा है? उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली है एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। उत्तर भारत की कला शैली नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैली का प्रभाव पड़ा। दक्षिणापथ के मंदिर जो हैं वहाँ पर नागर और द्रविड़ दोनों शैली का प्रभाव पड़ा, अतः यह वैसर शैली कहलाती है। जहाँ पर जिस मंदिर में नागर और द्रविड़ दोनों शैली का प्रभाव पड़ा है उसको वैसर शैली कहते हैं, वैसर शैली कहते हैं। पंचायतन शब्द जो है, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है। एक हिंदू मंदिर जो है तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। एक हिंदू मंदिर
तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, तब पंचायतन मंदिर के उदाहरण तब पंचायतन शैली कहलाता है। पंचायतन मंदिरों के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर जो भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर जो खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, और दशावतार महादेव मंदिर जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश, और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। 5-6 मंदिर है जो पंचायतन कला शैली का मंदिर का प्रमाण देता है। कौन कौन है? कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में स्थित है, ब्रह्मेश्वर मंदिर जो भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर जो खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर जो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, गोंडेश्वर मंदिर जो महाराष्ट्र में है। कंदरिया महादेव मंदिर और आपका लिंगराज, कंदरिया, इसमें कंदरिया महादेव मंदिर पहला और दूसरा लिंगराज मंदिर, दोनों मंदिर कहाँ है? आपका भुवनेश्वर में। सॉरी कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है और आपका लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर और लक्ष्मण मंदिर 2 मंदिर आपका खजुराहो में है, और बरहेश्वर मंदिर और लिंगराज मंदिर, बरहेश्वर मंदिर याद रखिएगा और लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर में पड़ता है, और दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। याद हो गया, समझ गए? उसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख कहाँ कहाँ से और किस किस शासक से प्राप्त हुआ है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल शासक से प्राप्त हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रमान से प्राप्त हुआ है। नासिक अभिलेख गौतम बलाश्री से प्राप्त हुआ है। प्रयाग शतम अभिलेख समुद्रगुप्त से प्राप्त हुआ है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशन II से प्राप्त हुआ है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से प्राप्त हुआ है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से प्राप्त हुआ है। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से प्राप्त हुआ है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से प्राप्त हुआ है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से प्राप्त हुआ है। अभिलेख और शासक एक बार फिर से देख लेते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से प्राप्त हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रमान से प्राप्त हुआ है। नासिक अभिलेख गौतमी बालाश्री से प्राप्त हुआ है। प्रयाग शतम अभिलेख समुद्रगुप्त से प्राप्त हुआ है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशन II से प्राप्त हुआ है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से प्राप्त हुआ है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से प्राप्त हुआ है। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से प्राप्त हुआ है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से प्राप्त हुआ है। चलिए पूरा हम थ्योरी कवर कर लिए। एक चीज़ और रह गया है, देख लेते हैं इसको भी। नोट अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। चलिए पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया है। अब हम देख लेते हैं, पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें इसका पूरा टोटल जितना MCQज बनता है, जो भी MCQज प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है, टोटल MCQज को अगले वीडियो में करते हैं। और टोटल MCQज का भी वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपका जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का एक जो थोड़ा सा था वो पूरा आपका कवर हो जाए। इस वीडियो के बाद अगला वीडियो हम MCQज का डाल दें प्राचीन भारतीय इतिहास पर। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें थोड़ा बहुत नोट्स और जो भी आपका MCQज होगा उसमें डाल दिया करेंगे। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।